चुनाव खत्म होने के बाद हमें जिस चीज का डर था आखिर वो हो गया। लाखों डिनाइल्स जारी करने के बावजूद, ये अश्योरेंस देने के बावजूद कि हमारे पास बफर स्टॉक है कि हम दूसरे देशों से पेट्रोल मंगवा रहे हैं, मजबूरन भारत सरकार को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ी। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। यूएस और ईरान वॉर ना रुकने की वजह से ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। ऑयल कंपनियां खुद कह रही है कि 3 रुपए तो हमारे घाटे का सिर्फ 10% ही हुआ, यानी कि 25 से 30 रुपए और बढ़ सकता है, इतना आप मान के चलो। और जिसका असर आपके और हमारे जेब पर ही नहीं बल्कि देश की जीडीपी पर भी होगा। देखो, अब इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के चलते हॉर्मोज ब्लॉक होने के बाद कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अपने नागरिकों को इस आपदा से पूरी तरह नहीं बचा सकती। कुछ का कम नुकसान होगा और भारत जैसे देश जो ऑयल पुअर नेशंस है उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। अब ये बात अलग है कि पिछले 1 दशक में हमने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, ना ही नए तेल भंडार को ढूंढने की कोशिश की। आपको क्या लगता है दोस्तों कि देश में जो क्राइसिस है, ये जो बिगड़ी हुई हालत है, ये किस वजह से है? क्या सिर्फ यूएस ईरान वॉर की वजह से, या फिर इसका रीजन कुछ और है? वो कड़वा सच जो सरकार हमसे काफी महीनों से छुपाती हुई चली आ रही है। अगर इसका रीजन सिर्फ यूएस ईरान वॉर है, चलो मान लेते हैं कि यूएस ईरान के बीच में सीज फायर हो जाता है, कल से ही तेल के दाम घटने लगते हैं, हॉर्मोज ओपन हो जाता है और सारे शिप्स इंडिया में आने लगते हैं, तो क्या हम फिर से विकास के रास्ते पर चल पड़ेंगे? देश की जीडीपी ग्रो होने लगेगी? शायद नहीं, क्योंकि हमारी ये जो खस्ता हालत है उसका वजह सिर्फ यूएस ईरान वॉर नहीं है, बल्कि वो वजह है जो सरकार हमसे काफी महीनों से छुपाती चली आ रही। हॉर्मोज लंबे समय से बंद होने की वजह से सरकार को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है और मजबूरन सच्चाई जनता के सामने आ रही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं उन कड़वे सच को जो सरकार ने हमसे छुपाए, जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। अच्छे दिन वाह। नमस्कार दोस्तों, हमारे अर्थव्यवस्था की ये जो बिगड़ी हुई हालत है उसका वजह यूएस ईरान वॉर नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामी है। कुछ ऐसी दिक्कतें जो महीनों से थी, जो महीनों पहले सही करने की जरूरत थी, उस पर अमल करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला, हमसे सच छुपाए। वोट पर फोकस किया गया, देश पर नहीं। जो डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो देश को नीचे खींच रही हैं, उसको संभालने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की थी, यूएस ईरान की नहीं। क्या अब भी हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, या फिर हम एक ऐसी ओछी और नफरती राजनीति में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल है? देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जनता को कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि इसका अंदेशा तो हमें 2 महीने पहले ही लग जाना चाहिए था, जब कॉमर्शियल सिलेंडर के प्राइस बढ़े थे। सरकार ने उसी समय हमें चेतावनी दे दी थी। Need to panic or pay attention to rumors. Let us spread only correct and verified information. पर अफसोस कि हम समझ नहीं पाए कि आगे अभी खतरा और आने वाला है। उसी समय हमें समझ जाना चाहिए था, जब भी सरकार कहे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तभी से आप चिंता करना शुरू कर दिया करो। जनता को महंगाई का थप्पड़ पड़ने वाला है, इसका अंदेशा हमें तभी लग जाना चाहिए था जब देश में सिलेंडर का क्राइसिस आया था, जब लोग सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगाते थे, लोगों की डेथ तक हो गई इसी क्राइसिस की वजह से। लेकिन उस समय मोदी सरकार, उनके मंत्री, उनके सांसद सभी ये फैलाने में लगे हुए थे कि देश में कोई शॉर्टेज नहीं है। झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। देश में गैस की, पेट्रोल डीजल की कोई की कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, सभी 4 सेक्रेटरी बता रहे हैं, हम लोग खुद, यहाँ तक कि मोदी जी ने खुद कहा था कि लोग पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms,
LPG production has been stepped up by 28%. No shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सरकार ने आखिर ऐसा किया क्यों? तो उसका साफ साफ रीजन यही है कि चुनाव आने वाला था। 5 राज्यों में चुनाव था। तब सरकार ने सोचा कि अगर जनता को पता चलेगा कि देश में इतनी शॉर्टेज है, सरकार ने पहले से ध्यान नहीं दिया, पहले से रिजर्व नहीं रखे, जिसकी वजह से क्राइसिस आ गया। इसीलिए सरकार इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अगर जनता को पता चला तो हो सकता है वो चुनाव में भटक जाए और उनके वोट इधर उधर हो जाए। इसीलिए सरकार ये चीप सा राजनीति जनता के साथ कर रही थी। और सरकार ये भी सोच रही थी कि अगर यूएस ईरान वॉर रुक जाता है, सीज फायर हो जाता है, तो बिना ऑयल के प्राइस बढ़ाए ही काम चल सकता है। लेकिन सरकार ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ऐसा माहौल बना दिया जाता है मानो 4 मई को इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ही यूएस ईरान वॉर शुरू हुआ और हॉर्मोज तो मानो कल ही बंद हुआ है। जैसे बिग बॉस अपने कंटेस्टेंट्स को टास्क देता है, वैसे मोदी जी भी जनता को अलग अलग टास्क देना शुरू कर देते हैं। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। वैसे सही है, जब आपदा है, ऑयल क्राइसिस है, तो ऑयल यूज कम करे, ये अपील मोदी जी की सही है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन सोना मत खरीदो, विदेश मत घूमने जाओ, इसका क्या मतलब है? वहीं मोदी जी अपने अपील में ये भी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल कम यूज करो और खुद ही मनोरंजन के लिए एयर शो देख रहे होते हैं। तो क्या ये जो एयर शो चला वो पानी से चला? उसमें भी तो पेट्रोल लगा ना। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम यूज करो और खुद ही 50-100 गाड़ियों का काफिला लेकर चले जाते हैं भाषणों में। हाँ, इस आपदा की घड़ी में सजेशन देना सही है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। जो काम आप जनता को करने को कह रहे हो वो पहले खुद तो करो। और इसी संकट के बीच जब मोदी जी ये डींगे मारते थे कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम जल्द ही 3rd पर पहुंच जाएंगे, वही इकोनॉमी आज 6 नंबर पर आ चुकी है। 3rd तो छोड़ो, हम 6 पर आकर अटक गए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले 96 पहुंच गया है। अभी कुछ टाइम पहले नोएडा में हजारों लाखों मजदूर सड़क पर उतर आए थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी सैलरी कुछ 100,000 बढ़ाया जाए, जिससे उनका पेट आसानी से पल सके। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग सरकारी नौकरी पा नहीं रहे, प्राइवेट में कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें उनके पेट पलने भर का भी सैलरी नहीं मिल रहा है। नीट जैसे पेपर जो लाखों स्टूडेंट 4-4 साल मेहनत करते हैं वो लीक हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम लीक होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक होते हैं। सरकारी जॉब युद्ध कर नहीं सकता, प्राइवेट में कर रहा है तो वहाँ पर अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। मेक इन इंडिया कार्यक्रम पिछले 12 सालों में मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर नहीं उठा पाया, उल्टा हम नीचे लटक रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारी जीडीपी का 0.65% खर्च किया जाता है। इतनी कंजूसी की जा रही है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर में, जिससे हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो जब उसके लिए तैयारी नहीं की जा रही है तो कहाँ से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे? उल्टा हम 6 पर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उसी की तैयारी चल रही है, संभालने की जगह और बिगाड़ा जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इंडिया प्रोड्यूसर की बजाय कंज्यूमर बनता जा रहा है, जिसकी वजह से कितनी सारी जॉब्स भी जा रही हैं। उधर चाइना एआई में तेजी से ग्रो कर रहा है और हमारे यहाँ नौकरियां जा रही हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर जरूर एक ट्रिगर है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में कमजोरियां पहले से छुपी हुई थी और उसको और छुपाया गया। और यूएस जिसने ये वॉर छेड़कर रखा हुआ है, उसका मार्केट ऑलमोस्ट हाई पर है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड एआई स्टॉक्स। और इंडिया के खराब परफॉर्मेंस की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस साल हमारे बाजार से 1.8 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। और भारत में कोई पैसा क्यों ही लगाए? हम इकोनॉमी में भी पीछे हैं, 4th से 6 पर आ गए। और इस समय दुनिया भर के इन्वेस्टर्स एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर हार्डवेयर
सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर आईटी कंपनी सर्विसेज बेस्ड है। डीप टेक, एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली बड़ी लिस्टेड कंपनियों की कमी रहने की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो साउथ कोरिया, ताइवान और यूएस के मार्केट को ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसीलिए जब तक एआई पर फोकस नहीं होगा तब तक ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट से पैसा निकालते जाएंगे और इन्वेस्ट करने से डरेंगे। अब वो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि ऐसा क्यों बोल रही हो, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा एआई सबमिट करवाया गया था, हम तो खुद एआई में आगे बढ़ रहे हैं। जितना आपको ये टीवी कैमरा पर दिखता है ना, वो रियलिटी कुछ और होती है। जिस तरह से मोदी जी अपना पीआर बाजी करवाते हैं, रील बनवाने के चक्कर में पूरा ग्राउंड खाली करवा देते हैं, जो टेक जायंट्स आए हुए होते हैं उन्हें बाहर खदेड़ दिया जाता है। इसीलिए जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, एजुकेशन पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, एआई पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही हमारा देश नीचे की ओर जाता रहेगा। जैसे ही देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं, वैसे ही मोदी जी 5 दिनों के लिए विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। वैसे इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है, इतने सारे विदेशी दौरे किए हैं तो एक और सही। सबसे पहले वो यूएई जाते हैं। जैसे धुरंधर में रहमान डकैत अपनी बाहें फैलाते हुए आता है, वैसे सेम मोदी जी जाते हैं और यूएई के प्रेसिडेंट को गले लगाते हैं। वैसे रीलबाजी की आदत मोदी जी की पुरानी है, इसमें कोई नया नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं जिससे देश की जनता को फायदा हो सकता है। इंडिया ने यूएई के साथ क्राउड ऑयल, एलएनजी गैस और इमरजेंसी स्टोरेज पर अग्रीमेंट किए हैं। अगर ये अग्रीमेंट सच में काम करता है तो हो सकता है ईरान यूएस वॉर अगर लॉन्ग टर्म तक चलता रहा तो वहां से ऑयल रिजर्व आ जाएगा, जिससे देश में क्राइसिस का कुछ भरपाई हो सकता है। यूएई के बाद मोदी जी नीदरलैंड जाते हैं। नीदरलैंड में 17 एग्रीमेंट साइन हुए। 17 एग्रीमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप। दुनिया की सबसे एडवांस चिप मशीन बनाने वाली डच कंपनी ASML इंडिया के टाटा ग्रुप के साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाने जा रही है। इसका पर्पज है इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। देखो एग्रीमेंट तो हो चुके हैं, अब ग्राउंड लेवल पर देखना है कि कितना काम होता है। वैसे मोदी जी की ये जो चिंता है देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ऑयल का क्राइसिस है उसको कम करना, खत्म करना, उसके लिए मोदी जी विदेश दौरे पर गए। ये सारी चीजों को पहले ही ध्यान रखना चाहिए, पहले से ही रिजर्व रखना चाहिए, पहले ही ये सोचना चाहिए था। जब दुनिया एआई के रेस में आगे बढ़ रही थी तब इंडिया में सिर्फ अपनी कुर्सी को लेकर, अपनी सत्ता की भूख को लेकर नेतागण सिर्फ भाषणबाजी कर रहे थे सत्ता में रहने के लिए। खैर कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। इतने संकट में, इतनी आपदा आने के बाद मोदी जी ने सोचा, कोई बात नहीं, सोचा तो। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो क्राइसिस है, जो आपदा आई हुई है, वो सिर्फ यूएस ईरान वॉर की वजह से है या फिर सच में मोदी जी ने अपने जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया था, इसकी वजह से आज ये हाल है देश की? वैसे आप क्या सोचते हो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।